नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज मैं और भाऊ तोरसेकर जयपुर में हैं और अगले 3 दिन यहाँ रहेंगे। जयपुर डायलॉग्स का जो समिट होता है राष्ट्रवादियों का, उसी के सिलसिले में हमारा जयपुर आगमन हुआ है। तो भाऊ से आज बात कर रहे हैं महाराष्ट्र को लेकर के। भाऊ बहुत स्वागत है। नमस्कार। 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 भाऊ सबसे पहले तो ये बताइए, क्योंकि हर एक के मन में ये बात है महाराष्ट्र को लेकर के कि महाराष्ट्र में क्या होने वाला है। क्योंकि आप अभी मुंबई से लौटे हैं और महाराष्ट्र को बहुत बेहतर तरीके से समझते भी हैं, जानते भी हैं। जो लोकसभा चुनाव में रिजल्ट आए थे उसको लेकर के थोड़ी सी आशंका लोगों के मन में है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह के रिजल्ट लोकसभा चुनाव में आए हैं कुछ वैसा ही विधानसभा चुनाव में भी हो। तो आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए। नहीं, पहली बात यह है कि आपको मालूम है, हमने तो बातें जो 1 साल से हम कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव शुरू होने से 6-7 महीने पहले से हम बात कर रहे थे और ये एक्सपेक्टेड नहीं था, ना हमको था ना वोटर को भी था। लेकिन बहुत बार ऐसी क्या होता है कि हम कॉन्फिडेंस होते हैं और गलतियां कर बैठते हैं। तो वोटर ने गलती की है और ये वोटर को रियलाइज हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है, ये नहीं होनी चाहिए थी। तो हाँ, हो जाएगा। कैसे होता है देखिए, अब हमारे घर में शादी है या कोई फंक्शन है, इवेंट है, तो हम जिम्मेदारियां अलग अलग बांट लेते हैं। और आप वो करोगे, मुझे पक्का मालूम है, आपको मालूम है कि भाऊ ये करेगा, लेकिन मैं थोड़ा आलसी हो गया, लेजी हो गया, या आप कुछ, तो आपकी जो गलती होती है उसका एक स्पाइरल इफेक्ट मिलता है। तो 2-3 समझो 1000 लोग है, उसमें अगर 10-12 लोग भी गड़बड़ कर दे तो 1000 में 10-12 बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर उसमें से 1-2 क्रूशियल जगह पर होते, इंपॉर्टेंट जगह पर होते और गलती हो जाती है तो उसका बड़ा परिणाम दिखाई देता है। अब महाराष्ट्र में आपने जो ये जिक्र किया है, तो महाराष्ट्र में रिजल्ट में हम बहुत बड़ी गलती देखते। क्या रे, जो 23 बीजेपी के थे वो 9 तक आ गए, कांग्रेस की 1 थी वो 13 हो गए। तो हम जब देखते तो हम ये समझाने वाले बचे नहीं, एनालिस्ट जो है वो खुद भी समझ नहीं पा रहे। और यानी यहाँ इस साइड बोलने वाले वो उस साइड बोलने वालों, उनकी गलती कहाँ होती है वो समझना जरूरी है। गलती कहाँ होती है? क्या मैं लगता है, अरे मैंने तो इतना सा, मैं नहीं गया वोटिंग मानता हूँ, लेकिन इतना फर्क। तो आपको मैं मेरी आसान तरीके से समझाता हूँ। जो ड्राइवर बैठा है बस का, तो ड्राइवर जो बैठा है वो समझो 30, 35, 40 फीट लंबी बस है, तो वो बैठा है उस कोने में। अगर उसके बिल्कुल बस के लास्ट सीट पर हम बैठे तो वो स्टीयरिंग थोड़ी हिला देता है, लेकिन उसका इफेक्ट हमारे तक पहुंचने में 2-3 फीट का बन जाता है। वो पूछेगा, अरे मैंने तो 1 सेंटीमीटर स्टीयरिंग ऐसा किया था। बात उसके 1 सेंटीमीटर के नहीं होते, वो सेंटर में है, उसके हाथ में व्हील है और हम 30, 35, 40 फीट पीछे बैठे, तो उसका 1 सेंटीमीटर हमारे लिए 1-2 फुट 3 फीट बन जाता है। तो जो महाराष्ट्र में हुआ वो हुआ है। तो हमारे यहाँ देखिए जो वोटिंग परसेंटेज है, तो वोटिंग परसेंटेज महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों में आधे % का भी फर्क नहीं है। महाविकास आघाड़ी 0.3% से ज़्यादा है, आधा % भी नहीं, एक तो नहीं, आधा भी नहीं। लेकिन वो 3% का मतलब 2 लाख हो गए वोटर। अब 2 लाख अगर अलग अलग जगह हम देखते तो उसमें वो फर्क हो गया। तो ये लोगों के दिमाग में अभी आ गया कि अरे हम बहुत बड़ी गलती कर बैठे कि मोदी की मेजॉरिटी चली गई। इसका गिल्टी फीलिंग है कि ये हमारे कारण हुआ है। लोग आपके सामने आकर बोलेंगे नहीं, लेकिन आप कहीं शादी फंक्शन चल रहा है, कई लोग बैठे बातें कर रहे हैं, तो उनके बोलने में ये बातें आती है कि नहीं होना चाहिए था। तो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब पछतावा होता है। और जब पछतावा होता है तो कोई भी इंसान उस गलती सुधारने की कोशिश करते हैं। और इमीडिएटली हम देखते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद 4 महीने में हरियाणा में क्या हो गया।
तो हरियाणा तो वैसे छोटा राज्य है, महाराष्ट्र उसके 5 गुना बड़ा है। 10 सीटें लोकसभा की, हमारे यहाँ 48 है तो मानो 50, तो 5 गुना है। तो वो फर्क महाराष्ट्र में बड़ा दिखाई देता है। तो महाराष्ट्र में बड़ा पछतावा है लोगों में। भाऊ, आप सही कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 29 सीटें घटना और महाराष्ट्र में भी 41 और कहाँ 17। 2019 में शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, उसके सहयोगियों को कुल मिलाकर के 48 में से 41 सीटें मिल गई थी और कहाँ ये 17 पर अटक गए। इन 2 प्रदेशों ने ही बड़ा अंतर कर दिया। राजस्थान में कुछ घट गई, 5 हरियाणा में घट गई, कुछ पश्चिम बंगाल में घट गई। तो जो आप कह रहे हैं, चूंकि आप महाराष्ट्र में दौरे भी करते रहे हैं, लोगों को संबोधित भी करते रहे हैं, जाहिर है लोगों से आपकी मुलाकातें होती ही हैं। तो लोगों का कहना क्या है? लोकसभा चुनाव में जो नतीजा आए उसके बाद जो आप कह रहे हैं कि कोई प्रायश्चित का भाव देखने को मिल रहा है, जो हमें करेक्शन हरियाणा में देखने को मिली, यानी 10 साल बाद भारतीय जनता पार्टी के निरंतरता में तीसरी बार सरकार बनना। वो पिछले यानी हरियाणा स्थापित होने के बाद इतना कभी हुआ नहीं, तीसरी बार कोई गवर्नमेंट कभी हुआ नहीं। तो ये करेक्शन क्या वोटर्स की महाराष्ट्र में भी हमें देखने को मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल। लोगों से बात करते तो समझ में आता है। देखो क्या होता है, हमारे घर में बच्चा होता है, बच्चे को हम थप्पड़ मारते, लेकिन अगर वो गलत जगह थप्पड़ बैठ जाए तो उसको अस्पताल लेके जाना पड़ता है। तो वही मारने वाली माँ होती है, बाप होता है, बड़े भैया होते हैं, उसको वो गिल्टी फीलिंग आ जाता है। मैं कहते गुस्सा था मालूम है, तो अभी अजीत दादा को साथ लिया, गुस्सा था, लेकिन हमारे गुस्से का इतना गलत परिणाम निकलेगा ये नहीं था दिमाग में कि भाई इनके वोट परसेंट नीचे लाके दिखा दे। तो ये सोच थी, लेकिन उसका परिणाम इस ढंग से बनेगा कि सामने वाला तगड़ा बनते दिखाई दे। जो लोग हमको नहीं चाहिए वो तगड़े बनते दिखाई दिए तो उसका गिल्टी फीलिंग हम में आ जाता है। तो वोटर में आज वो प्रायश्चित की भावना है, गलती सुधारनी चाहिए। जो हरियाणा में हुआ, हरियाणा में आप देखते हो तो 64.8% टोटल वोटिंग था लोकसभा का, वो 67.9% यानी 3.1% वोट बढ़ गया वोटिंग परसेंटेज। तो कितना फर्क हुआ, देखो कितना फर्क हुआ। और एक बात हो गई है, और एक बात हमें समझना जरूरी है। हरियाणा में चुनाव का जो एनालिसिस आया उसमें एक बात प्रायश्चित की कैसे आते, इसी तरीके से नहीं हुआ। देखो हरियाणा में भी कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, कांग्रेस का, बीजेपी का भी बढ़ा है, लेकिन उसमें जो तीसरी, चौथी, पांचवी पार्टी होती है उसको वाइप आउट कर दिया लोगों ने। यानी वोटर जो है वो सीधे सीधे 2 खेमे में राजनीति बंटवाना चाहता है। तो जो चुनाव के सामने कांग्रेस बुरी तरह से हारी है नहीं मानता हूं मैं हरियाणा में। हाँ, लेकिन एक बात है कि अगर मुझे बीजेपी नहीं चाहिए तो मैं 10 लोगों में बंटूंगा नहीं, मुझे बीजेपी चाहिए तो मुझे 10 लोगों में बंटना नहीं है। ये आहिस्ते आहिस्ते दिमाग बनते जा रहे हैं। हम पिछले चुनाव में अगर यूपी में भी देखें लोकसभा में तो मायावती वाइप आउट हो गई, बंगाल में देखें कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट वाइप आउट हो गई। यानी लोग 2 पार्टियों की राजनीति, 2 खेमों की राजनीति यहाँ वोटर लेके जा रहा है, वोटर कोर्स चेंज कर रहा है। और ये हमारे एनालिस्ट जो है विश्लेषण करता है, उनके दिमाग में वो बात नहीं आ रही है। क्योंकि पहले जमाने में होता है कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस हारेगी, अब बीजेपी जीतेगी, बीजेपी हारेगी, और बीजेपी जीतते तो वोटों का बंटवारा हो गया। ऐसी बात नहीं है, आहिस्ते आहिस्ते लोग क्रिस्टलाइज करते जा रहे हैं। इसलिए तो अभी देखिए 2090 से अगर हम चुनाव देखें तो बीजेपी 89 सीटें हो गई, 112 हो गई, 91 में 112 हो गई। जी जी। वो फिर 100 के नीचे, 100 के नीचे नहीं आई बीजेपी। अडवाणी वाजपेयी जो थे वो इसको 200 के पास लेके गए, 200 क्रॉस नहीं किए। मोदी ने 282 किए, 300 किए, लेकिन फिर भी आज बीजेपी का मेजॉरिटी गया वगैरह हम बोलते, लेकिन बीजेपी 240 के नीचे नहीं आई है। बिल्कुल 200 के नीचे नहीं आई है। मोदी ने ही 200 के पार लिया था,
तो 200 के नीचे नहीं आए। तो इसका मतलब वोटर अपना अपना जड़ें पक्की कर रहा है कि मुझे यही रहना है बस। जो आते हैं नए वो रुक जाते हैं। हाँ, फ्लोटिंग वोटर है वो इधर उधर होता रहेगा, लेकिन जितनी जड़ें आपकी पक्की हो जाएगी तो उस लाइन की राजनीति आगे बढ़ती जाएगी, दूसरी साइड की कम होती जाएगी। भाऊ, 2019 के रिजल्ट भी अगर हम देखें महाराष्ट्र के, तो कांग्रेस चौथे नंबर पर खिसक गई थी, केवल 44 सीटें आई थी। शरद पवार की पार्टी की केवल 54 सीटें आई थी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के लड़ रही थी, फिर भी उसकी केवल 56 सीटें आई थी। अभी जो जम्मू कश्मीर और हरियाणा के रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस 32 सीटों पर लड़ी थी, केवल 6 सीटें जीती और उन 6 सीटों में भी एक भी हिंदू एमएलए जीत करके नहीं आया है, केवल मुस्लिम एमएलए जीत करके आए हैं। हरियाणा की अगर हम बात करें तो 3 मुस्लिम एमएलए इनके मेवात से जीत करके आए हैं, नुहू से, पुनाना से, फिरोजपुर झिरका से, जहां तबलीगी जमात की स्थापना हुई। यस। तो ये जो कांग्रेस पिट रही है, यानी जम्मू कश्मीर में भी लोगों ने नकार दिया, लोकसभा चुनाव में तीसरी बार नकार दिया, हरियाणा के मतदाताओं ने नकार दिया, ऐसे में क्या महाराष्ट्र और झारखंड में भी अपने सहयोगियों के लिए ये कमजोर कड़ी साबित होगी? बिल्कुल, कांग्रेस कमजोर कड़ी ही है। आप देखें, उत्तर प्रदेश में जीत गई कांग्रेस, कितनी 6 सीटें जीत गई। तो कांग्रेस को समाजवादी पार्टी का बल मिला है। अकेली कांग्रेस जीत पाई नहीं पाई। जहां जहां कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है वहां कांग्रेस टिक नहीं पाती, ये हम देख रहे हैं। और ये दूसरों की बैसाखी पर चल रहे हैं उनका। और ये मैं मानता हूं कि ये कोई नई बात नहीं। मैं मानता हूं, मैंने एक मराठी में किताब भी उस पर लिखी है कि ये 50 साल का अधांतर है। नेहरू 64 में चले गए, वहां से लेकर आज तक हम 2014 में लेते तो 50 साल का अधांतर है। यानी वोटर ने कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, देशव्यापी पार्टी है, वो छोड़कर दूसरी देशव्यापी पार्टी पकड़ना चाहा, ढूंढना चाहा, उसमें 50 साल निकल गए और 2014 में दूसरा सिरा पकड़ लिया जिसको हम बीजेपी बोलते हैं। जी जी। तो अगर सर्कस हम देखते हैं तो सर्कस में झूले पर जो खेलते हैं वो ये झूला पकड़कर उस झूले तक जाते, तो 10-15 सेकंड में उनके हाथ में कुछ भी नहीं होता। तो पूरी राजनीति हम 64 से लेकर 14 तक देखे 50 साल की, तो वो झूले की कसरत जैसी, यहाँ से निकले वहाँ पहुँचे, बीच में क्या बोलते गठबंधन की राजनीति हुई, गठबंधन बने टूटे, फिर कांग्रेस मेजॉरिटी में आ गई, कांग्रेस की अल्पमत की गवर्नमेंट बनी, कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनी। अपने क्या बोलते नरसिंह राव की सरकार अल्पमत की थी, उनको मेजॉरिटी नहीं थी बिल्कुल। जितने आज मोदी को सीटें मिली है, 91 में कांग्रेस को उतनी ही सीटें मिली थी, उसकी गवर्नमेंट बनी थी। फिर कांग्रेस नीचे चली गई, फिर गठबंधन की सरकार उन्होंने बनाई। यूपीए की सरकार कांग्रेस की सरकार नहीं थी, वो चलाते थे कांग्रेस जैसी, लेकिन मुझे लगता है 2004 में 146 सीटें थी और 206 हो गई जी, 44 पर नीचे आ गई। तो उसके बाद यानी राजीव गांधी को जो मेजॉरिटी मिली, उसके बाद कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं मिली है। और उसके बाद लगातार 2 बार बीजेपी को मेजॉरिटी मिली, भले मेजॉरिटी हाथ से खिसक गई है, लेकिन आज भी सबसे टॉप पर कौन है तो बीजेपी है। कांग्रेस 100 सीटें भी 3 आंकड़ों में नहीं आ पाई। तो मतलब साफ है कि लोगों ने तय किया है, लेकिन ये जब आता है तो आहिस्ते आहिस्ते आ जाता है। अब आप आंकड़े सीटों के देखें, लेकिन आप प्रतिशत का देखें से तो मैं मानता हूं कि लोकसभा में इतनी बड़ी हार नहीं हुई। देखो 31% पर अगर 282 सीटें मिली थी, तो 2024 में 37% वोट है, 6% ज्यादा है, सीटें कम हो गई, लेकिन परसेंटेज 38 से 37 हो गए, 1% कम हो गया, लेकिन वो 14 की तुलना में देखें तो ज्यादा है। मतलब बीजेपी हारी नहीं है सीटों में। इसको मैं क्रिकेट की भाषा में डकवर्थ लुईस बोलता हूँ। जी हाँ, डकवर्थ लुईस में होता है कि बारिश होती है, खेल रुकता है, फिर से शुरू हो गया, तो ओवर्स कम किए जाते हैं और ओवर्स में रन्स बढ़ाना ज़्यादा हो जाता है, वो गड़बड़ होती है। तो वो खेलने वाले की गलती नहीं है, फिर भी
बारिश है, हवामान, निसर्ग, नेचर की गड़बड़ है, तो डकवर्थ लुईस में मैच सही ढंग से नहीं होती। तो मैं मानता हूँ कि 2024 का चुनाव जो है वो डकवर्थ लुईस जैसा है। वह 2019 की अगर हम बात करें तो उस समय शिवसेना संयुक्त थी, टूटी नहीं थी। एनसीपी भी संयुक्त थी, टूटी नहीं थी। और कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन था, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना उद्धव ठाकरे का गठबंधन था। शिवसेना दो फाड़ हो चुकी है, एनसीपी दो फाड़ हो चुकी है, यानी अब तीन पार्टियां हैं। 3 पार्टी उधर हैं, 3 पार्टी इधर हैं। इसका कोई हमें असर देखने को मिलेगा किसी रूप में उद्धव ठाकरे के परफॉर्मेंस पर, शरद पवार के परफॉर्मेंस पर? नहीं, मैं तो चुनाव लोकसभा के पहले से बोल रहा हूँ कि दिखाई देने में 6 पार्टी है, फिर भी 4 पार्टी है, 2 शिवसेना है, 2 एनसीपी है। तो उसमें जो एनसीपी का अजीत दादा का गुट है वो तो सामने आ गया कि उनकी ताकत बढ़ने वाली नहीं है। अगर वो अपनी पार्टी चलाने की कोशिश करते रहे तो आहिस्ते आहिस्ते वो लुप्त हो जाएगी। उद्धव ठाकरे भी उसी लाइन पर जा रहे, उनको बचाया है तो जो क्या बोलते मुस्लिम कंसोलिडेशन और दलित का जो संविधान का गलत झूठा नैरेटिव पेश किया गया, उसमें वो दलित अभी इनके साथ नहीं आ रहेंगे, वो मुस्लिम नहीं रहेंगे। तो उद्धव के पास कोर वोटर जो शिवसेना का था वो शायद 4%, 4.5% बचा है। अगर लोकसभा में मुस्लिम और दलित इनके साथ थे वो नहीं रहे तो उसकी बहुत बड़ी कीमत उद्धव को चुकानी पड़ेगी। और अभी से ही सब लोग बोल रहे हैं, जो इनको सर पर चढ़ाकर बोलते थे वही सब एनालिस्ट, वही सब जर्नलिस्ट अब बोल रहे उद्धव के लिए वो सिंपैथी नहीं बची, वो उस समय भी नहीं थी। तो आज तो बचने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि देखिए लोकसभा में पार्टियां देखी जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन बनन। महाराष्ट्र में सेंट्रल गवर्नमेंट बनने वाला नहीं है, तो समाजवादी पार्टी है, ओवैसी की पार्टी है, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है, राज ठाकरे की पार्टी है, वो इररिलेवेंट थे लोकसभा में, लेकिन विधानसभा के चुनाव में वो सब रिलेवेंट हो जाते हैं। समझो ओवैसी की पार्टी 8-10 सीटों पर है, समाजवादी पार्टी अबू आजमी अखिलेश की है, वो 7-8-10 जगह पर है, राज ठाकरे की पार्टी शायद 15-20 जगह पर रिलेवेंट है, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी मान लो 12-15 सीटों पर। तो ये मिलाकर कितनी सीटें हो गई देखो। अब राज ठाकरे छोड़कर बाकी जो 3 नाम मैं ले रहा हूँ, समाजवादी, ओवैसी की पार्टी एमआईएम और क्या बोलते प्रकाश अंबेडकर, ये तीनों महाविकास आघाड़ी के साथ गए थे वोटर, क्योंकि ये इररिलेवेंट थे। लेकिन आज रिलेवेंट हो गए तो कम से कम 40 से 50 सीटें इन तीनों के हम इकट्ठा करें, 40 ही पकड़ो, तो 40 में डैमेज करेगी, तो डैमेज बीजेपी को नहीं करेगी, एकनाथ शिंदे को डैमेज नहीं करेगी। डैमेज किसको करेगी? महाविकास आघाड़ी को डैमेज करेगी, क्योंकि ये पिछले लोकसभा चुनाव में उनके पास वो वोट गया था, वो वोट अभी बीजेपी को नहीं मिलेगा, लेकिन कांग्रेस महाविकास आघाड़ी को नहीं मिलेगा, तो उसका नुकसान उनको भुगतना पड़ेगा। भाऊ, अगर लोकसभा चुनाव पर हम दृष्टि डालें, जो विश्लेषक हैं, और आपने भी अपने प्रोग्राम में, अपने चैनल में इस बात का उल्लेख किया है कि जो मूल वोटर था बाला साहब ठाकरे का, उसमें से 2/3 से भी ज़्यादा एकनाथ शिंदे को मिला है और 1/3 के आसपास उद्धव ठाकरे को मिला है। उद्धव ठाकरे की अगर 9 सीटें आई हैं तो वो इसलिए क्योंकि मुस्लिम ने उनको वोट किया है। और ये अभी किसी कांग्रेस के नेता ने कह भी दिया है, जब ये 120 सीटों पर लड़ने की जिद कर रहे थे और ये कह रहे थे कि मुझे आप मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाइए, तो किसी ने कह दिया कि भाई आपके पास मराठा वोट तो है नहीं, आप तो जो जीते हैं वो तो मुस्लिम वोटों के आधार पर जीते हैं। तो ये एक बड़ा माइनस इस बार के विधानसभा चुनाव में रहने वाला है उद्धव ठाकरे के लिए। बिल्कुल माइनस है। और दूसरी बात है, वक्फ के मामले में जब वक्फ का बिल पेश किया गया तो इनके एमपी हाउस से बाहर थे, इसके लिए गुस्से में मुस्लिम एक जमावड़ा इनके घर मातोश्री पर आ गया, उनको गाली दे गया, तुम गद्दार हो, हमसे वोट लेते हो और वक्फ के खिलाफ जाते हो। खिलाफ नहीं, लेकिन वक्फ के साथ नहीं खड़े हो गए। जो बिल आ गया तो आप गायब थे। तो अगर हमारे वोट चाहिए तो वक्फ का समर्थन करना पड़ेगा,
और उस वक्त आप समर्थन करने के लिए हाजिर नहीं थे। ये जब मुस्लिम वोटर दरवाजे पर आकर बोल रहा है तो वो उसकी मानसिकता बोल रही है, उसकी साइकोलॉजी बोल रही है, तो उसका नुकसान उनको भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात है कि लोगों को अभी पता चल गया दलित वोट जो बाबा साहब आम्बेडकर संविधान इसमें रहता है, तो उसको मालूम क्या विधानसभा में तो संविधान बदला जाने वाला नहीं है, तो वो फिर प्रकाश आम्बेडकर के साथ जाएगा या और जो दलित छोटे छोटे गुट काम कर रहे हैं उनके साथ जाएगा, इनके साथ नहीं रहेगा। तो लोकसभा में जो इनको 16% वगैरह वोट दिखाई दे रहे, उसमें से कम 8-10% वोट निकल जाएगा, तो इनके पास बचा क्या है। और दूसरी बात कि जो महाविकास आघाड़ी करके आप लड़ रहे हो उसमें भी आप कांग्रेस की सुनते नहीं, तो कांग्रेस वाले इनकी टांग अड़ाएंगे, ये कांग्रेस वालों की टांग अड़ाएंगे, तो महाविकास आघाड़ी का नुकसान वही होने वाला है। मैंने तो एक मराठी में वीडियो बनाया, उसका हेडिंग ही दे दी कि ना मुख्यमंत्री बनूंगा ना तुम्हें बनने दूंगा, यानी जो मोदी जी बोलते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इस ढंग से उद्धव ठाकरे जाएंगे। अगर मैं मुख्यमंत्री बनने वाला नहीं तो महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहिए। अब ये सिचुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कांग्रेस का होगा, और इसलिए आप बारीकी से महाराष्ट्र की राजनीति ऑब्जर्व करो, पिछले 1-1.5 महीने से चल रहे। इस पचड़े में शरद पवार आए ही नहीं है, ये दोनों का झगड़ा चल रहा है, मुख्यमंत्री किसका होगा, मुख्यमंत्री किसका होगा, नाम डिक्लेयर करो, नाम डिक्लेयर नहीं करे। शरद पवार इससे अलग रहे, और शरद पवार कहाँ कौन से चुनाव क्षेत्र में किसको पार्टी में लाए या कौन सा चुनाव क्षेत्र अपने लिए सीट निकाल सकता है, वो सीट कितनी चाहिए उस पर नहीं बोल रहे, वो कौन से चुनाव क्षेत्र जीत कर मैं ला सकता हूँ उस पर कॉन्सेंट्रेट हुए, क्योंकि उनको मालूम है कि वो शिवसेना और कांग्रेस से भी ज़्यादा सीटें चुनकर लाएंगे अगर ढंग से काम करेगा। तो महाविकास आघाड़ी में अगर दिमाग लगाकर कोई चुनाव लड़ रहा है तो वो शरद पवार लड़ रहे हैं, ये बाकी के दोनों वो उनको सीटें चाहिए, क्योंकि सीट बेचने से पैसा मिलता है कैंडिडेट से। भाऊ, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एमवीए के माइनस और प्लस क्या हैं इस चुनाव में, और एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो सत्तारूढ़ गठबंधन है उसके माइनस प्लस क्या है, तो आप कैसे इसको परिभाषित करेंगे? आज की तारीख में हम देखते, मैं जो देख रहा हूँ महाराष्ट्र की राजनीति में, तो मुझे एमवीए के कोई प्लस पॉइंट दिखाई नहीं दे रहे। एक बात है, देखो महाराष्ट्र में कांग्रेस एक पार्टी ऐसी एमवीए में कि जिसके अपने वोटर है, अपनी एक वोट बैंक है कांग्रेस की, जो आप मान सकते हो कि 12 से लेकर 16-17% तक वोट ला सकती है। आप कुछ भी मत करो फिर भी आ जाएगी, अगर अच्छी लीडरशिप मिले तो शायद 20-22% तक जा सकते। तो उस अभी पिछला 19 का लोकसभा विधानसभा चुनाव आप ले लो, राहुल गांधी सेंट्रल पार्टी लीडरशिप का एक नेता राहुल गांधी महाराष्ट्र में एक दिन के लिए है, और नांदेड़ में उन्होंने 2 मीटिंग के लिए, बाकी कांग्रेस का कोई टॉप लीडर महाराष्ट्र में आया ही नहीं, फिर भी 44 सीटें आ गई। मतलब क्या है कि उनका जो वोटर है जो कॉन्सेंट्रेटेड है वहां की सीटें चुनकर आती है। तो लीडरशिप स्टेट में नहीं है, सेंट्रल की लीडरशिप स्ट्रांग नहीं है, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। अब पीछे इस वक्त क्या हुआ है कि मुस्लिम और दलित उनके पीछे वापस जा रहा है। वो प्लस पॉइंट अगर क्या है कि दलित मुस्लिम ये कांग्रेस का महाराष्ट्र में जिसको हम निष्ठावान वोटर, लॉयल वोटर बोलते, वो था, वो फिर कुछ इधर गया कुछ उधर गया ऐसे होता था, वो लोकसभा के बाद वापस आने लगा है। वो उनका एडवांटेज है, वो एडवांटेज ना, वरना एक सीट के जगह 13 सीटें आती ही नहीं। सही है। हाँ, लेकिन वो चलाने वाला अगर लीडर महाराष्ट्र में नहीं है, उनको आज दिखाने के लिए ये मेरा मुख्यमंत्री, आप चेहरा नहीं दिखा सकते, आप नाम नहीं बता सकते। ये जो कांग्रेस की बुरी हालत है वो कांग्रेस का वीक पॉइंट है, अल्टीमेटली वो एमवीए का, महाविकास आघाड़ी का वीक पॉइंट है। दूसरी जगह हम अगर महायुति की तरफ देखें तो इनके पास आज जो एक्चुअली मुख्यमंत्री है उसने दिखा दिया, जो लोकसभा चुनाव तक जिसको कोई महाराष्ट्र का लीडर नहीं मानता था, एकनाथ शिंदे को, आज उसने दिखा दिया कि वो शिवसेना से अलग हो गया, उद्धव से अलग हो गया, फिर भी उसने
7 सीटें चुनकर लाई है, बीजेपी के साथ है, ठीक है, लेकिन अगर वो लीडर नहीं होता इतनी ताकत वाला तो उसके पीछे शिवसेना का वोटर इतनी ताकत में नहीं आता। तो उसने दिखा दिया कि उद्धव से शिवसेना में मैं बेटर लीडर हूं, और वो अलग अलग योजनाएं जो काम उन्होंने किया, इसके कारण एकनाथ शिंदे पैन महाराष्ट्र लीडर बनकर उभरा। लोकसभा में अगर सबसे बड़ी कोई बात हो गई महाराष्ट्र में तो एकनाथ शिंदे को पैन महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र का एक जिसको गिनना चाहिए ऐसा लीडर बना दिया। देवेंद्र तो है, तो महायुति में 2 पैन महाराष्ट्र लीडर है, और महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे है बोलते हैं, शरद पवार तो कंपटीशन में है नहीं, उद्धव ठाकरे है, लेकिन उद्धव ठाकरे के पास कोई यानी ताकत नहीं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं। वैसे देखो तो हमारा कौन, राज ठाकरे भी पैन महाराष्ट्र लीडर है, लेकिन उसके पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं। उद्धव भी पैन महाराष्ट्र है, लेकिन उसके पास लीडर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। कांग्रेस के पास ऑर्गेनाइजेशन है, इनके पास। तो प्लस पॉइंट जो है वो पलड़ा भारी इसलिए मुझे युति का लगता है, एनडीए का लगता है, क्योंकि उनके पास दो अच्छे लीडर है, ऑर्गेनाइजेशन है, और एमबीए के पास थोड़ी थोड़ी वोट बैंक है। कांग्रेस की अच्छी वोट बैंक है, शरद पवार की और उद्धव की छोटी छोटी वोट बैंक है। इकट्ठा हो गए तो एक तगड़ी वोट बैंक बना सकते हैं, लेकिन उनके पास वो ऑर्गेनाइजेशन आज नहीं है, इसलिए वो उनका वीक पॉइंट है जो अल्टीमेटली महायुति का स्ट्रांग पॉइंट बनता है। भाव, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जब चुनाव हो रहे थे तो आपने एक बात कही थी और वो बात साबित हो गई बाद में। आपने कहा था कि ये जो शिमला के पास संजौली में हम हिंदुओं का आक्रोश सड़कों पर देख रहे हैं, और जो हम सिलीगुड़ी में देख रहे थे, या जो सूरत के सैयदपुरा में गणपति पर जो पथराव हो गया था और वहाँ हजारों हिंदू सड़कों पर निकल आए थे, इसका कहीं ना कहीं असर हमें हरियाणा के चुनाव में देखने को मिल सकता है, और वो देखने को मिला। तो क्या ये जो अभी बहराइच में घटना हुई है, उससे पहले बांग्लादेश में जो कुछ हुआ था, और जो हिंदुओं में एक ये कहीं ना कहीं हम भावना देख रहे हैं कि भाई हमारी गलती से नरेंद्र मोदी को तीसरी बार बहुमत नहीं मिल पाया, तो हमें गलती सुधारनी है, ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट हमें क्या महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगा, झारखंड में भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। देखो, एक आप समझ लो कि मेरा ख्याल है बांग्लादेश की जो घटना है वो बाद की है, हमारे लोकसभा चुनाव के बाद की है। तो अगर इंडिया में, भारत में मोदी वीक हो जाते तो आसपास के देश में उसका प्रभाव पड़ता है। ये सबसे बड़ा शौक था। और बांग्लादेश में लाखों हिंदू रास्ते पर पहली बार उतरे, बिल्कुल, और उसकी रिएक्शन हमने सिलीगुड़ी में देखी। और सिलीगुड़ी के बाद इमीडिएटली जब शिमला का मामला जो संजौली आप बोल रहे हैं, उसके बाद मैंने देखा ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। क्योंकि मैं सोच रहा था, लोगों से बोल रहा था, तो मुझे समझ में आ रहा है कि लोगों के पास पश्चात बुद्धि है, लोग प्रायश्चित करना चाहते, और उसकी रिएक्शन सिलीगुड़ी में दिखाई दी। बांग्लादेशियों के समर्थन में सिलीगुड़ी में हमारे यहाँ के हिंदू उतरे बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल में, और इमीडिएटली हिमाचल में मुस्लिम है कितने, 2% भी नहीं, 2% भी नहीं है, फिर भी हजारों हिंदू उतरे एक मस्जिद गिराने के लिए। अनऑथोराइज मस्जिद है। अब महाराज बोल रहे, लेकिन उत्तराखंड में कल परसों आ गया ना कि गंगा के आसपास हमको ये मुस्लिम ठेले वाले नहीं चाहिए, आ गई ना बात। सूरत में हो गया। तो ये रिएक्शन आ रही है, और मैं बहुत सारी बातें यहाँ बोलना अच्छा नहीं समझूंगा, लेकिन हिंदू कंसोलिडेशन जबरदस्त लेवल पर हो रहा है, जबरदस्त लेवल पर। क्योंकि अब मीडिया हमारे जैसे लोगों के हाथ में आ गया है, ना कि जो मेनस्ट्रीम मीडिया है वो अभी मेनस्ट्रीम बचा ही नहीं। तो लोग रास्ते पर लोग पूछे, हाँ ठीक है, संघ वाले है, हिंदुत्व है, जर्मनी में हिंदुत्व है, जर्मनी में मुस्लिमों के खिलाफ क्यों लोग, नीदरलैंड में क्यों हो रहा है, पेरिस में क्यों हो रहा है, इंग्लैंड में क्यों हो रहा है, ये आम आदमी अब पूछने लगा है, लिबरल्स को, अपोलॉजिस्ट को। तो उसका परिणाम अपने आप में हमको यहाँ देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में तो मिलेगा, झारखंड में मिलेगा। झारखंड में आपको याद होगा कि पिछला
जो 1 साल पहले का विधानसभा चुनाव है, उस वक्त मैंने वीडियो डाला था कि छत्तीसगढ़ में चमत्कार होगा। तो छत्तीसगढ़ में जो घटना घटी थी, तो मुझे हमारे यहाँ जयपुर डायलॉग में एक अंकुर चौधरी करके नोएडा के मिले थे, वो मेरे पीछे पड़े थे, आप वीडियो बनाओ, छत्तीसगढ़ में गड़बड़ होने वाली है। बीजेपी वाले नहीं मान रहे थे, लेकिन वो कॉमन मैन बोला तो मैंने उस पर भरोसा रखा नहीं, वीडियो देखो क्या होगा। और छत्तीसगढ़ में चमत्कार हो गया, क्योंकि वो आदिवासी बेल्ट है, झारखंड आदिवासी बेल्ट है। तो ये आप समझ लो, जहाँ कन्वर्शन का मामला है उधर छोटा दलित, पिछड़ा, आदिवासी वो भी रेजिस्ट करने लगा। ये तो महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, वहाँ तो होने वाला है और तगड़ा होने वाला है। भाऊ, इस बार तो जब मैं हरियाणा को लेकर के कुछ बातें करता था अपने वीडियो में, तो मेरे कमेंट बॉक्स में लोग मुझे टोकते थे कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी वापसी करने जा रही है। अच्छा, मेरे तर्क ये थे कि भाई कभी निरंतरता में तीसरी बार किसी दल की सरकार नहीं बनी है। फिर ये था कि लोकसभा चुनाव में 5 सीटें लूज कर गई है भारतीय जनता पार्टी, तो मुझे लगता था कि शायद भारतीय जनता पार्टी वापसी नहीं करेगी। लेकिन जो कमेंट बॉक्स में आकर के बार बार टोक रहे थे वो सही कह रहे थे। सही कह रहे। कई बार हम लोग जो हैं वो नहीं, हम सतह पर देखते हैं, वो तो ग्राउंड में होते हैं ना, जमीन पर होते हैं, गहरी जगह पर होते हैं। हम तो ऊपर रहते, हम ऊपर से देखते, तो वो तो जमीन पर रहते, उनको ज़्यादा मालूम होता है। वो लोगों से जितना मिलते उतने तो हम मिलते नहीं। हम मिलते किसी को, हम ओपिनियटेड लोगों से मिलते, जिनका मन पहले से बना है, और वोटर तो लास्ट मोमेंट पे जाता है, तो वो फर्क होता है। इसलिए जो होना है वो होके रहेगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा हिस्सा अगर किसका है तो बांग्लादेश का भी है। वहाँ से यानी लोकसभा चुनाव के बाद बांग्लादेश हुआ, और बांग्लादेश की जो रिएक्शन शुरू हो गई है वो अब घूमती जाएगी, क्योंकि आपको गुजरात में गणपति पंडाल पर हो गया, कर्नाटक में गणपति की विसर्जन जुलूस पर हो गया। जी हाँ, तो ये तो होने वाला है। भाऊ, पहली बार मैं देख रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश का नाम लेते हुए चेताया लोगों को कि बटेंगे तो कटेंगे, और उदाहरण देख लो बांग्लादेश में क्या हो रहा है। उनका इशारा साफ साफ लोकसभा चुनाव में जो हिंदू जातियों में बट कर के अलग अलग दलों में चले गए, और अखिलेश हों, राहुल गांधी हों, दूसरे राजनीतिक दलों के नेता हों, वो कामयाब हो गए हिंदुओं को बांटने में, उसकी तरफ उनका इशारा था। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके महाराष्ट्र के ठाणे में कहा कि बटेंगे तो जो आपको बांटना चाहते हैं वो महफिलें सजाएंगे। और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी यही बात दूसरे शब्दों में कही, हिंदू यूनिटी की बात कही। तो ये जो संदेश 3 स्तर से आया है, योगी आदित्यनाथ की अपील का असर होता है हिंदुओं पर आजकल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा, मोहन भागवत ने कहा है, तो इसका असर भी हमें देखने को मिलेगा। मिलना शुरू हो गया है, मिलना शुरू हो गया है। ये तीनों का असर हिंदू वोटर पर होगा। इसकी सबसे बड़ा सबूत अगर किसने दिया है तो राहुल गांधी और अखिलेश ने दिया है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में वो अलग अलग लड़ने की ट्राई कर रहे थे, अचानक से राहुल गांधी बैकफुट पर चले गए, बोले सब सीटें तू ले। क्यों? क्योंकि वरना बीजेपी जीतने के चांसेस उनको भी लगने लगे। यस, ये मैं मानता हूँ। एक क्या होता है, कोई साक्षीदार होता है तो वो दूसरे गुट का अगर सबूत देता है तो वो मैं इम्पोर्टेंट मानता हूँ। और ये महाराष्ट्र और हरियाणा में जो हुआ वो रिपीट झारखंड महाराष्ट्र में होगा, इसका डर राहुल गांधी और अखिलेश को सता रहा है। ये सबसे बड़ा सबूत है कि हिंदू कंसोलिडेशन शुरू हो गया है, और ये हम लोग रोक नहीं पाएंगे। हम इनको ज़्यादा यानी उनका अलग अलग उनका बंटवारा नहीं कर पाएंगे, इसकी कबूली दे चुके हैं। क्यों? राहुल गांधी बोले दम के 10 में से 5 सीटें इनको चाहिए थी, और बोलते पूरी की पूरी तू ले ले। यस, यानी आज ठीक है, आज अखिलेश जीतता है, कल हम जीत लेंगे, लेकिन इस बाजू में रहनी चाहिए, वरना उस बाजू। यानी बटेंगे नहीं,
इसका डर राहुल को और अखिलेश को सताने लगा है। इसका ये सबसे बड़ा सबूत है। तो रिजल्ट तो सामने आ जाएगा। और भाऊ, जम्मू कश्मीर में कोई कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है, उमर अब्दुल्ला की, फारूक अब्दुल्ला की सरकार बनी है। इनफैक्ट इनको तो उन्होंने घास भी नहीं डाला है क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है। हरियाणा में इनके वापसी के चांस थे, वैसे ही धक्का लगा है जैसे असम में लगा था, जैसा केरल में लगा था, ऐसे ही हरियाणा में भी वापसी नहीं हुई। झारखंड में सत्ता से ये बाहर जा रहे हैं, इसके स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहे हैं। अगर महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी ही कंटिन्यू करती है एक नाथ शिंदे और अजित पवार के साथ, तो ये कितना बड़ा धक्का होगा कांग्रेस के लिए और विपक्षी दलों के लिए। और इन चुनाव परिणामों का, यानी इन दोनों राज्यों के भी इनके हारने का दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर किस तरह का असर पड़ेगा? तो एक बात तो साफ हो गई। देखो, हरियाणा में जो रिजल्ट आए उसके बाद जिस ढंग से इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स है वो राहुल को जमीन पर लाने को आगे आ गए। हर कोई पार्टनर, तृणमूल कांग्रेस हो, आपका केजरीवाल हो, या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हो, यानी वो खुश हो गए। राहुल गांधी की यानी कांग्रेस की हार हो गई हरियाणा में, उससे सबसे ज़्यादा खुश कौन था? बीजेपी वाले नहीं थे इतने, ये साथ, क्योंकि ये इन पर चढ़ बैठे थे। अब गुलाम जैसा बर्ताव करो हमसे, तो इसलिए अभी इनके समझ में आएगा कि कांग्रेस इतनी भी बढ़नी नहीं चाहिए, बीजेपी नहीं बढ़नी चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर बीजेपी बढ़ती है तो बढ़ने दो, क्योंकि इनको हमारी ज़रूरत पड़े, वरना ये हमको कचरे कूड़ादान में फेंक देंगे। तो इसलिए दिल्ली में भी उसका परिणाम होगा ही होगा, क्योंकि अभी तो केजरीवाल तो पूरा एक्सपोज हो गया। अगर लोकसभा में कांग्रेस को साथ लेकर फिर से 7 सीटें भी, 1 सीट भी नहीं ला पाए, तो विधानसभा में तो ये अलग अलग लड़ेंगे और उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि आंखें खुल गई है लोगों के। बीच में जो कुछ शराब घोटाला हुआ, केजरीवाल उसके साथियों को जेल हुई है, उसके लोगों के आँख खुल गई है, आँख खुल गई। तो इस पे होगा, बिहार पर होगा। बिहार विधानसभा चुनाव जो अगले 1 साल के बीच कोई हो गए, 2025 में कब हो गए मालूम नहीं, लेकिन 2025 की बात तारीख है, तो उस पर परिणाम होगा। एक एक करके सामने आते जाएंगे। लेकिन एक बात है, मैंने जो 2024 के लिए किताब लिखी थी तो उसमें मैंने बोला था ये अश्वमेध है, तो मोदी लड़ना नहीं चाहते, लेकिन मोदी का घोड़ा रोकोगे तो लड़ाई होगी। अब इन्होंने घोड़ा रोका है, राजस्थान में रोका है, हरियाणा में रोका, उत्तर प्रदेश में रोका, महाराष्ट्र में रोका। इस हर स्टेट में जहां बीजेपी का घोड़ा रोका गया है उनके स्ट्रांग होल्ड में, वहां तगड़ी लड़ाई होगी, तगड़ी लड़ाई होगी, और इनको बचने की जगह तक नहीं रही। इसी को तो अश्वमेध बोलते। अश्वमेध का जो चक्रवर्ती होता है वो आपकी जमीन कब्जा नहीं करना चाहता, बोलते तू राजा रहना, लेकिन अथॉरिटी मेरी चलेगी देश करके, फेडरेशन करके। अगर तू मुझे चैलेंज कर रहा है, तू फेडरेशन को चैलेंज कर रहा है। अगर फेडरेशन को चैलेंज करेगा तो तेरा राज भी तेरा नहीं रहेगा। ये कंसेप्ट है अश्वमेध की। तो अश्वमेध का घोड़ा रोका गया है, जहां जहां रोका गया है वो तो होगा। बंगाल में चमत्कार देखेंगे आप, बंगाल में देखते क्या होता है। भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। कई मुद्दों पर आपसे चर्चा हुई और ख़ास तौर से महाराष्ट्र को लेकर के आपने जो जानकारी दी है दर्शकों को, मुझे लगता है कि उनके लिए भी ये एक सुखद खबर हो सकती है कि वहाँ अपर हैंड इस समय हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजों के बाद, और जिस तरीके से जागरूकता आई है हिंदू कम्युनिटी में ख़ास तौर से, और कई दूसरे भी ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के वहाँ कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। और अगर वहाँ भी निरंतरता में इसी तरह के नतीजे आते हैं जैसे हरियाणा में आए हैं, तो निश्चित रूप से ये एक फिर से मोदी जी का भी और जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय विचारधारा के जो लोग हैं उनका मनोबल बढ़ाने वाले होंगे। और निश्चित रूप से चाहे शरद पवार हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या उद्धव ठाकरे हों,
उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। बाबू बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।